नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इस नए वेरिएंट को लेकर केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में सभी पुलिस कर्मियों को मास्क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है। साथ ही पुलिस कर्मियों को 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब यूपी में भी हड़कंप मचा हुआ है। नए वेरिएंट को लेकर यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। यूपी पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुलिस कर्मियों को आदेश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा जो प्रदेश में 100% टीकाकरण की जिम्मेदारी है वो भी अब पुलिस के कंधों पर है। पुलिस को लोगों को जागरूक करना है और टीकाकरण के लिए अब सभी तरह की कवायद जो पुलिस की तरफ से होनी है उन सभी को करने के आदेश दिए गए हैं। तो देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है, जिससे हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर बैठक कर चुकी है, दिशा निर्देश कर चुकी है राज्यों को, और इस वेरिएंट को लेकर अब केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर यूपी पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी में सभी पुलिस कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी सभी पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक किया गया है और आदेश दिए गए हैं कि सभी पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यूपी पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने को भी कहा गया है। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप मचा हुआ है। अलर्ट पर यूपी सरकार आ गई है। सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, साथ ही खुद भी सभी तरीके के जो उपाय हैं उनका पालन किया जाए। पुलिस कर्मियों की तरफ से मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए चंदन वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, यूपी में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब सभी पुलिस कर्मियों के लिए अलर्ट जारी किया गया है विभाग की तरफ से। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें जिस तरह से कोविड-19 जो है पूरी तरह से फिर पैर पसारने लगा है। जो एक नया वेरिएंट आया उसको लेकर प्रदेश सरकार भी आए दिन बैठक कर रही है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक किया था, बैठक में दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किया गया था किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, लोगों को मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते समय जो है मास्क अनिवार्य रहेगा। और जिस तरह से ये कोविड अब फिर एक बार जो है अपनी पैर पसार चुका है, तो लगातार जो प्रदेश सरकार है और राज्य सरकार है वो अलर्ट मोड पे है। जी बिल्कुल, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। यूपी पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं, मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पुलिस के कंधों पर ही प्रदेश में 100% टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर टीकाकरण की बात की जाए तो जो प्रदेश के लोग हैं कम से कम 60 से 70% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और अगर बात की जाए पुलिस विभाग की तो पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पे है। और पुलिस जो एडीजी लाइन ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उन्होंने कल दिशा निर्देश जारी किया है। जो दिशा निर्देश है वो पुलिस को कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए और मास्क का पालन करवाया जाए। लगातार भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पे जो लोग आते हैं उनको जिस तरह से पालन जो जनता को कराया जाएगा उसी तरह जो है पुलिस को भी पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजेशन करना होगा। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग हैं वो जो लोग मास्क नहीं पहन के आते हैं उन पर भी एक कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी पूजा। चंदन, टीकाकरण की बात की जाए तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद टीकाकरण की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ गई थी। लोग कम ध्यान दे रहे थे टीकाकरण को लेकर। अब जबकि नया वेरिएंट आया है, इसको लेकर चीन से लेकर भारत तक में हाहाकार मचा हुआ है। तो टीकाकरण को लेकर प्रशासन कितना दुरुस्त नजर आ रहा है? किस तरीके से कैंप की व्यवस्था की गई है या कैंप बढ़ाए गए हैं टीकाकरण को लेकर?
बिल्कुल पूजा, बता दो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो है टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं, लगातार कोविड को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। जितने भी सीएमओ है, वो चाहे लखनऊ के हो चाहे अदर जिले के हो, सबको एक दिशा निर्देश जारी किया है। लोगों का ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराया जाए, और जिस तरह से इससे पहले टीकाकरण हो रहे थे उसके बाद कुछ लोग लापरवाह टाइप के लोग थे जिन्होंने जो टीकाकरण से बच रहे थे। जिस तरह से प्रदेश में हाहाकार मच गया है कोविड को लेकर, और प्रदेश सरकार और राज्य सरकार अलर्ट मोड पे, तो अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि जो जनता है वो किस तरह से जो है टीकाकरण करवाती है, और जो जिनको दिशा निर्देश जारी किया अधिकारियों को, वो किस तरह इसका पालन करवाते हैं। जी पूजा। बिल्कुल चंदन, पुलिस विभाग ने पुलिस कर्मियों को जो आदेश दिए हैं वो क्या क्या आदेश हैं जिसको लेकर जो कोरोना का बचाव किया जा सके, प्रदेश में बढ़ने से रोका जा सके कोरोना को लेकर? दिशा निर्देश पुलिस की अगर पूजा बात की जाए तो पुलिस को भी सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी और मास्क के लिए जो है एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। पुलिस खुद तो मास्क पहनेगी ही, सैनिटाइजेशन करेगी और दूरियां जो है बना के रखेगी। साथ साथ जो जनता है प्रदेश की, उसको भी पालन कराने के लिए एक दिशा निर्देश जारी कराया गया है। चंदन, कोरोना की बात की जाए तो प्रदेश में फिलहाल कोरोना की स्थिति क्या है? आज क्या कुछ नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है? जांच की जो व्यवस्था है वो कैसी चल रही है? बिल्कुल, जो जांच की व्यवस्थाएं पूरी तरह से जो है अच्छी तरह से चल रही है। जो प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जो लोग बाहर से आने वाले लोग हैं एयरपोर्ट पर, उनकी जो है स्कैनिंग होगी और उनका जो है टेस्ट होगा। उसके बाद तो उनको 15 दिन तक उनसे संपर्क में रहना है कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको खांसी तो नहीं, उनको कोई बुखार तो नहीं आ रहा है। इन सब चीजों को लेकर एक दिशा निर्देश जारी हुआ है। जी पूजा। बिल्कुल, ये जो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं, ऐसे स्थानों पर क्या व्यवस्था की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन हो सके? बिल्कुल, ऐसे जगहों पर भी व्यवस्थाएं, देखिए जिस तरह से पिछली बार जो कोविड देखने को मिला था उसको देखते हुए इस बार की जो व्यवस्थाएं होंगी वो उससे बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। अब देखने वाली बड़ी बात है किस तरह से पुलिस पालन कराती है और कितना जनता उसका पालन करती है। चंदन, कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया है, क्या इसके किसी मरीज की पुष्टि हुई है यूपी में अभी तक? बिल्कुल, ये जो नया वेरिएंट आया है इसकी एक मरीज में इसकी पुष्टि हुई है और उसको जो है उसको क्वारंटाइन में रखा गया है। जी पूजा। चंदन, लगातार जो है जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार उनके संपर्क में बनी हुई है। जी पूजा। जी चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। पुलिस विभाग को नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की गई है पुलिस कर्मियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई आज उनकी ईडी कस्टडी रिमांड पूरी हो रही थी, जिसके चलते ईडी ने आज उनको दोबारा से कोर्ट में पेश किया, जहां पर ईडी ने कोर्ट से मुख्तार अंसारी की दोबारा कस्टडी की मांग की है। ईडी ने 5 दिनों के लिए दोबारा कस्टडी मांगी है मुख्तार अंसारी की। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्तार को कोर्ट में पेश किया आज, और ईडी ने पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए दोबारा से मुख्तार अंसारी की कस्टडी मांगी है कोर्ट से। वहीं ईडी की कस्टडी रिमांड अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ईडी की कस्टडी रिमांड अर्जी पर कुछ देर बाद कोर्ट का फैसला आएगा। तो ईडी ने मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट में पेश किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, और कस्टडी रिमांड जो है मुख्तार अंसारी की आज वो पूरी हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर ईडी ने दोबारा से कोर्ट से ईडी की मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड की मांग की है। ईडी का कहना है कि अभी कुछ और पूछताछ मुख्तार अंसारी से करनी है, कुछ और साक्ष्य जुटाने हैं, जिसको लेकर उन्हें अभी मुख्तार अंसारी की कस्टडी की जरूरत है, और उन्होंने 5 दिन के लिए दोबारा से कोर्ट से मुख्तार अंसारी की कस्टडी की मांग की है। तो प्रयागराज से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ईडी ने मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट में पेश किया, जहां पर ईडी ने 5 दिनों के लिए माफिया मुख्तार अंसारी की
कस्टडी रिमांड मांगी है। वहीं कोर्ट कुछ ही देर में इस पर अपना फैसला सुनाएगा और तय करेगा कि ईडी को मुख्तार अंसारी की कस्टडी 5 दिनों के लिए आगे और देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस पर कुछ ही देर बाद कोर्ट का फैसला आएगा। फिलहाल ईडी ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी की गई। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए शोएब रिजवी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, मुख्तार अंसारी की आज फिर से कोर्ट में पेशी की गई। आज उनकी ईडी में कस्टडी रिमांड जो थी वो पूरी हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने उनको दोबारा से कोर्ट में पेश किया, जहां दोबारा से उनकी कस्टडी मांगी है ईडी ने। बिल्कुल, और हमारे पास जानकारी है 5 दिनों की डिमांड की थी ईडी की तरफ से कस्टडी की। फिलहाल कोर्ट ने उसे मंजूर कर दिया और अब वो 27 तारीख तक यानी 5 दिनों तक और ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान ईडी की तरफ से जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्तार अंसारी से कई ऐसे बिंदु है जिस पर पूछताछ अभी और होनी जरूरी है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि 5 दिन की उनकी कस्टडी और बढ़ाई जाए। और फिलहाल कोर्ट ने उनकी इस डिमांड को माना है और 5 दिन की उनकी कस्टडी बढ़ा दी। तो फिलहाल 5 दिनों तक वो और अभी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। हालांकि ये सही है कि आज उनकी कस्टडी जो रिमांड थी वो खत्म हो रही थी। उसके बाद ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश न करके सीधे तौर पर पेश नहीं किया गया था और इंटरनेट के जरिए उनको कनेक्ट करके उनसे कोर्ट में उपस्थिति उनकी दर्ज कराई गई और उसके बाद जो उनके वकील हैं ईडी के उनकी तरफ से कहा गया कि इनकी अभी कस्टडी रिमांड और बढ़ाई जाए 5 दिनों की। और फिलहाल कोर्ट ने माना है। हालांकि जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं उनकी तरफ से तर्क दिया गया है कि इस तरह की रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल ईडी के लिए राहत वाली बात हुई कि उन्हें 5 दिन तक और कस्टडी मुख्तार अंसारी की मिली है। हालांकि आज ही उनके जो बड़े बेटे अब्बास अंसारी हैं या उनके साले शर्जील, उनकी भी जो न्यायिक हिरासत है, फिलहाल वो लोग जेल में ही इसी मामले पर, उनकी भी आज हो सकता है कि ऑनलाइन उनके साथ भी कोर्ट में उनकी पेशी हो और उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ सकती है। जी शोएब, कहा जा रहा है ईडी ने जो हवाला दिया है और ईडी का कहना है कि अभी मुख्तार अंसारी से कुछ और पूछताछ करना बाकी है, कुछ और साक्ष्य जुटाने बाकी है, जिसके लिए उन्होंने दोबारा से मुख्तार की कस्टडी मांगी है। इतने दिनों तक मुख्तार जो है ईडी की कस्टडी में थे, अब और क्या पूछताछ करना बाकी है ईडी को जो दोबारा से कस्टडी की मांग की गई है? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि पूछताछ में मुख्तार अंसारी बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि जो उनकी पूछताछ है वो पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है और बहुत से बिंदु हैं जिस पर अभी भी और भी पूछताछ होने की जरूरत है, जिसके लिए समय चाहिए क्योंकि उनकी तरफ से बहुत सहयोग नहीं किया जा रहा है। अब तक जो पूछताछ हुई है मुख्तार अंसारी से ईडी की, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो कह सकते हैं ईडी के राडार पर एक सांसद भी हैं जिनके साथ इनके किस तरह के आर्थिक संबंध रहे हैं उस पर पूछताछ की जा रही है। 2-3 कंपनी सामने आई हैं जो बेनामी नामी संपत्तियों में इनकी है, उसको लेकर के काफी गंभीरता से पूछताछ की गई है। साथ ही साथ जो अब तक इनके परिवार के लोगों से पूछताछ की गई थी, अब्बास अंसारी जो इनके बेटे हैं और इनके साले से सॉरी, उनसे भी पूछताछ का जो अब तक का नतीजा है उसको कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी और शर्जील की जो पूछताछ है उसको मुख्तार अंसारी के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ उन्होंने जो बताया था उसमें कितनी सत्यता है, इस बारे में मुख्तार अंसारी की कितनी जानकारी है, ये चीजें कहीं ना कहीं पूछताछ के दायरे में है। तो शोएब, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ हो रही है, कौन सा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? क्योंकि इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, कई सारे मामलों में कोर्ट केस चल रहा है, तो ये वाले जो मामला है जो ईडी पूछताछ कर रही है, ईडी साक्ष्य जुटाना चाहती है, ये कौन सा मामला था? दरअसल ये पूरा मामला मुख्तार अंसारी पर आज से कई साल पहले दर्ज हुआ था। उसी सिलसिले में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से, इसमें मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी की जो चल अचल संपत्ति है, बेनामी नामी संपत्ति है, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था आज से काफी पहले और उसी मामले में लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। न सिर्फ मुख्तार अंसारी से इससे पहले जेल में पूछताछ की थी, उनके परिवार के लोगों को अलग अलग सम्मन करके बुलाया गया था। उनके बड़े भाई जो सांसद है अफजाल अंसारी, उनसे भी पूछताछ की, इनकी पत्नी बेटों से पूछताछ की। तो कह सकते हैं कि लगातार पूछताछ करते हुए अभी कुछ दिनों पहले जो उनके बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, सब
सबसे पहले उनकी इस मामले में, उसी मामले में गिरफ्तारी हुई, फिर उनके साले जो मुख्तार अंसारी की उनकी गिरफ्तारी हुई, और अभी कुछ दिन पहले बाकायदा जेल से इनको यहाँ पे हाजिर हुए थे कोर्ट में, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये मुख्तार अंसारी ही के मामले में ये सारी पूछताछ चल रही है, और इनके ऊपर ये आरोप है कि इनकी जो संपत्ति है उसका इनके पास ब्यौरा नहीं है, और इनके पास जो संपत्तियां हैं वो किस तरह से अर्जित की गई, कौन सी संपत्ति। बिल्कुल शोएब, अब देखना होगा कि ईडी को 5 दिनों की रिमांड और मिल गई है मुख्तार अंसारी को, और ईडी इन 5 दिनों में क्या कुछ पूछताछ मुख्तार अंसारी से कर पाती है, क्या कुछ साक्ष्य जुटा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए शोएब आपका। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मुलाकात की है। गजेंद्र शेखावत ने सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मुलाकात की है। दोनों की ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच में कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मुलाकात की है। गजेंद्र शेखावत ने सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की है। दोनों की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि इन दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज सीएम योगी से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मुलाकात की है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अखंड प्रताप शाही जुड़े हुए हैं। अखंड, गजेंद्र शेखावत ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। क्या कुछ इस मुलाकात का कारण रहा? देखिए, सरकार की तरफ से जो जानकारी दी है इस सरकार मुलाकात की श्रेणी में रखा गया है, सामान्य मुलाकात थी। लेकिन क्योंकि सियासी हलकों में या फिर जब दो बड़े पदाधिकारी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं होती, सिर्फ शिष्टाचार की बातें ही नहीं होती, उनमें कुछ जनहित और कल्याण हित से जुड़े हुए मुद्दे भी शामिल होते हैं। तो उसी के मद्देनजर जो बातचीत बताई जा रही है कि दोनों ही लोगों के बीच में, मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में आने वाले समय में जो GIS है, जो इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है जो फरवरी महीने 2023 में, तो उसको लेके जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट और जल शक्ति से जुड़े हुए डिपार्टमेंट में निवेश की स्थितियों को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे डिपार्टमेंट की समीक्षा की थी। उसके मद्देनजर जो इंस्ट्रक्शंस मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं उसमें क्या कुछ ऐड किया जा सकता है, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेके भी नमामि गंगे और जल शक्ति मंत्रालय की बेहतरी के लिए कुछ बातचीत हुई है दोनों ही माननीयों के बीच में। और उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात थी, ये मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात ही नहीं है, इसमें कुछ न कुछ जनहित के वजह भी छुपी हुई है, उसमें कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं की बुनियाद भी छुपी हुई है। बिल्कुल अखंड, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो गजेंद्र शेखावत ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों की इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान इन दोनों के बीच में कई अहम मुद्दों को लेकर, प्रदेश में कई अहम योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच की जो मुलाकात है ये केवल शिष्टाचार भेंट है। वहीं कानपुर देहात से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बहुचर्चित बिकरू कांड में सजा का ऐलान हुआ है। विकास दुबे के भाई और रिश्तेदार को सजा हुई है। बिकरू कांड में बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कानपुर देहात से खबर आपको दे रहे हैं। बहुचर्चित बिकरू कांड में सजा का ऐलान हुआ है। विकास दुबे के भाई और रिश्तेदार को सजा का ऐलान हुआ है। गैंगस्टर मामले में शिवली थाने में दर्ज हुआ था केस। विकास के भाई दीपू दुबे, बहनोई दिनेश तिवारी को सजा का ऐलान हुआ है। गैंगस्टर के केस में दोष सिद्ध हुआ है आरोपियों पर, जिसके चलते उन्हें 5 साल की कैद, 5000 का अर्थदंड के सजा का ऐलान हुआ है। कानपुर देहात कोर्ट में ये मामला चल रहा था। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं बिकरू कांड को लेकर, जहां पर विकास दुबे और उनके रिश्तेदारों को सजा का ऐलान हुआ है। कानपुर देहात कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था। 5 साल की कैद और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जो बिकरू कांड है उसमें सजा का ऐलान हुआ है। आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। विकास दुबे के भाई और रिश्तेदार को सजा का ऐलान हुआ है। बिकरू कांड में गैंगस्टर मामले में शिवली थाने में केस दर्ज हुआ था।
विकास के भाई दीपू दुबे बहनों दिनेश तिवारी को सजा का ऐलान हुआ है। इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के केस में दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है, जिसके चलते 5 साल की कैद, 5,000 का अर्थदंड यानी कि जुर्माना लगाया गया है आरोपियों पर। कानपुर देहात कोर्ट में ये मामला चल रहा था आरोपियों के खिलाफ, जहां पर सुनवाई हुई और बिकरू कांड में आरोपियों को अब सजा हुई है। गैंगस्टर मामले में शिवली थाने में एक केस दर्ज हुआ था। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ राम दीक्षित जुड़ गए हैं। राम, कानपुर देहात में जो बिकरू कांड था बहुचर्चित, उसमें सजा का ऐलान हुआ है। विकास दुबे के भाई और रिश्तेदारों को सजा का ऐलान हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल पूजा, बताना चाहेंगे कि जो भी मामला है कानपुर देहात के सिवली थाने का है, जहां पर बहुत चर्चित कांड एक बिकरू कांड हुआ था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, जिसके चलते लगातार पुलिस सरकार एक्शन में थी और लगातार पैरवी की जा रही है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कड़ी पैरवी के बाद एक सजा का ऐलान हुआ है। कई 2 सालों के बाद आज सजा बोली गई है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी किया गया है बिकरू कांड में जो विकास दुबे, मुख्य आरोपी विकास दुबे थे, उनके रिश्तेदार हैं सगे और उनका एक भाई है। सगे भाई के ऊपर एक गैंगस्टर के आरोप में, उसे आरोप में दोषी साबित कर दिया गया है और 5-5 साल की सजा उनके ऊपर बोली गई है। जी बिल्कुल, विकास दुबे के भाई और रिश्तेदारों को सजा का ऐलान हुआ है। कौन कौन से विकास दुबे के रिश्तेदार जिनको सजा हुई है बिकरू कांड में? 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे इस मामले में गैंगस्टर के आरोपी को 5 साल की सजा दी गई है। इनके विकास दुबे के एक मामा है और विकास दुबे के सगा भाई है छोटा, जिसको दोनों लोगों को आरोपी घोषित करते हुए दोषी साबित कर दिया गया था। और लगभग 11:30 बजे एडीजे फर्स्ट के यहाँ से एक सजा का ऐलान हुआ, जिसमें 25,000 रुपए का जुर्माना भी घोषित किया गया है और 5-5 साल सजा का प्रावधान रखा गया है। जी राम, इसमें पीड़ितों का क्या कहना है? लंबे समय बाद पीड़ितों को अब जाकर कोर्ट से न्याय मिला है। इसमें इस मामले में जो भी पीड़ित थे वो भी सरकारी कर्मचारी के, यहाँ पे 8 पुलिसकर्मी मारे गए, तो उनके जो भी थे उनको न्याय की आस थी और लगातार वो लोग पैरवी कर रहे थे, सरकार से पैरवी की मांग कर रहे थे, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, जिसमें सीओ, 2 इंस्पेक्टर, एक दरोगा, 4 सिपाही की हत्या हुई थी और जिसमें सभी के परिवार के लोग लगातार कड़ी पैरवी कर रहे थे और लगातार भगवान से आरजू कर रहे थे कि जो भी इनके ऊपर हत्या का आरोप है ये सत्य हो और बिल्कुल इसमें कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। जी राम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो विकास दुबे के भाई और रिश्तेदार को सजा का ऐलान हुआ है बिकरू कांड में। वहीं संभल जिले में ट्रिपल तलाक और हलाला के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर करीब 4 साल बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पीड़िता ने पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद देते हुए कहा कि आज उन्हीं के कानून की वजह से उन्हें इंसाफ मिला है। तो संभल में दुष्कर्म का जो एक आरोपी था वो गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है हलाला के नाम पर उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया था। वहीं पीड़िता ने पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद जताया है और उन्होंने कहा है कि उन्हीं के कानून की वजह से आज उनको इंसाफ मिल पाया है। तो संभल की ये तस्वीरें हैं जहां पर दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और पीड़िता ने इसके लिए सीएम योगी और पीएम मोदी का धन्यवाद जताते हुए कहा कि उन्हीं के कानून की वजह से आज उन्हें इंसाफ मिला है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।